चर्चा कर रहे हैं बायो-सावर्ट नियम। तो देखिए सन 1820 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के क्षेत्र में एक बहुत ही मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि इसी साल जहां ऑर्स्टेड ने हम सबको बताया जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान धारा का मान बढ़ाने के साथ साथ बढ़ता है, क्योंकि उन्होंने देखा था कि जब किसी धारावाही चालक के पास कोई चुंबकीय नीडल लाई जाती है तो उसमें विक्षेप उत्पन्न होता है, और जैसे जैसे धारा का मान बढ़ाते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है, क्योंकि उन्होंने देखा कि नीडल में विक्षेप अधिक आ रहा था और नीडल जो चुंबकीय सुई या कंपास थी उसमें अधिक विक्षेप का आना इस बात का प्रतीक था कि चुंबकीय क्षेत्र के मान में वृद्धि हो रही है। ऑर्स्टेड के नियम में एक कमी रह गई थी कि भाई उन्होंने ये तो बता दिया था कि जैसे ये धारावाही चालक है इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसके चारों ओर इस तरह से एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, लेकिन किसी बिंदु पर जैसे इस बिंदु पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, इसका मान क्या होगा, इसकी दिशा क्या होगी, नहीं बता पाए थे ऑर्स्टेड। तो बायो और सावर्ट ने अपने बहुत से प्रयोगों के आधार पर अनेकों उन्होंने प्रेक्षण लिए, फिर उन्होंने निष्कर्ष निकाले, उस आधार पर उन्होंने सिद्ध किया था कि किसी धारावाही चालक के किसी अल्पांश के कारण उन्होंने क्या किया था, देखो इस बात को यहां समझिए, उन्होंने किया क्या था, किसी धारावाही चालक को छोटे छोटे अल्पांशों से निर्मित माना। बात भी सही है भाई, इसको छोटे छोटे जैसे डीएल लंबाई के अनेकों अल्पांशों से निर्मित मान सकते हैं इस धारावाही चालक को। तो उन्होंने बताया कि किसी धारावाही चालक के अल्पांश, जैसे उन्होंने एक छोटा सा अल्पांश लिया था, इनफाइनाइटली स्मॉल, बहुत छोटा सा अल्पांश, इसके कारण किसी बिंदु पर अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसी धारावाही अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जिसको हम B से व्यक्त करेंगे, ठीक है सर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को B से व्यक्त किया जाता है, चुंबकीय प्रेरण कहें या मैग्नेटिक फ्लक्स इसको बोलें। तो इसको अब चूंकि देखिए ये अल्पांश है तो अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी उत्पन्न उसको मैं dV से रिप्रेजेंट करूंगा। तो dV का जो मान है, या अब मैं फिलहाल परिमाण की बात कर रहा हूं, का मान नंबर 1 अल्पांश में प्रवाहित धारा I, जैसे यहां I मैंने मान लिया है के समानुपाती होता है। अर्थात कहें सीधे सीधे dV इज प्रोपोर्शनल टू I। दूसरा जो अल्पांश है, जो अल्पांश dl है भाई, की लंबाई के समानुपाती। अर्थात सीधे क्या कह सकते हैं हम, यहां लिख देता हूं चलो, dB इज प्रोपोर्शनल टू dl। देखिए इन दोनों बातों को आप समझ लीजिए कि इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो किन किन चीजों के पर निर्भर करता है कि इस धारावाही चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये खोज ऑर्स्टेड ने भी कर ली थी कि भाई जैसे जैसे धारा का मान इस चालक में बढ़ाया जाता है इसके चारों ओर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बढ़ता जाता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में वृद्धि होती जाती है। वही बात इन्होंने भी पाई अपने प्रेक्षणों के आधार पर, मैंने बताया था ये एक्सपेरिमेंटल, और उन्होंने बहुत सारे प्रेक्षण किए थे तब जाके अल्पांश और इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बीच उन्होंने एक गणितीय संबंध स्थापित किया। उसी को मैं ड्राइव करने जा रहा हूं, उसी को व्युत्पन्न में कर रहा हूं। तो उन्होंने पहली बात क्या कही थी कि उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किसके समानुपाती होता है, धारावाही चालक में प्रवाहित धारा के, अर्थात जैसे जैसे धारा का मान बढ़ेगा चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा, धारा
जो वायु चालक में धारा का मान अगर घटाएं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी कम होगा। दूसरा, जितना बड़ा ये अल्पांश होगा, एलिमेंट होगा, जो छोटा सा एलिमेंट लिया है इनफाइनाइटली स्मॉल, वो अगर बड़ा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी अधिक होगा। देखिए मैं एक चीज और बता दूं कि जब इस dl के साथ I को सम्मिलित कर दिया जाता है और इसको अगर मैं यूं लिख दूं IdL, तो ये सदिश राशि हो जाती है और अभी ये काम में आएगा। क्यों? क्योंकि भाई देखिए धारा की दिशा होती है एक, और अब देखिए इसकी अगर मैं दिशा निकालना चाहूं तो वो दिशा इस जगह पर वो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल इस तरह से होगी। इस मध्य बिंदु से धारा इस तरह से जा रही है तो बिल्कुल रेडियली इसकी जो दिशा होगी वो इस तरह से होगी। तो ये जो दिशा होगी वो IdL की होगी। और देखिए तब उसको क्या बोलेंगे, करंट एलिमेंट। उसको क्या बोलेंगे, करंट एलिमेंट, धारावाही अल्पांश। ऐसी स्थिति में हम सीधे भी लिख सकते थे कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान धारावाही अल्पांश के समानुपाती होता है, अर्थात dB इज प्रोपोर्शनल टू IdL। वैसे भी I और dl, तो आप चाहें जैसे लिख सकते हैं। तीसरी बात क्या कही थी कि जो dB का जो मान है वो साइन थीटा के समानुपाती होता है। अब आप कहेंगे सर साइन थीटा कहां से आ गया, इसमें थीटा वाली बात कहां से आ गई? तो ध्यान से समझिए। देखिए मैंने उस बात को ध्यान रखना, ये बायो-सावर्ट का नियम है क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल लॉ, बहुत सारे प्रयोग किए गए थे इसको लाने से पहले। तो देखिए उन्होंने क्या किया भाई, चुंबकीय क्षेत्र का मान उन्होंने यहां ज्ञात किया, इसके बिल्कुल लंबवत इस जगह पे ज्ञात किया, फिर उन्होंने इस जगह पे ज्ञात किया, फिर यहां ज्ञात किया, और उन्होंने देखा कि जैसे ही इस धारावाही चालक के समांतर आते हैं या सीध में आते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 है। बिल्कुल इस जगह पे शून्य, इस जगह पे शून्य, इस जगह पे थोड़ा बढ़ रहा है, थोड़ा बढ़ रहा है, और जैसे ही इसके लंबवत आते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम होता है। तो सीधे सीधे उन्होंने सोचा कि भाई ये तो सीधे सीधे साइन के गुण है, क्योंकि साइन 0 का मान 0, जैसे जैसे साइन का मान 90 तक बढ़ता है, ठीक है, उसी तरह चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ रहा है। तो सीधी सी बात है कि जो dB का जो मान है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो किसके समानुपाती होता है, dl व r, कहें IdL। ठीक है, dl तो अदिश राशि है, मैं सीधे सीधे कह रहा हूं IdL का मतलब समझ रहे हैं आप, धारावाही अल्पांश व r के मध्य बने कोण की ज्या, अर्थात साइन थीटा के समानुपाती होता है। दूसरे शब्दों में dB इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब कहेंगे सर अभी तो आपने साइन थीटा बताया, मैंने अभी बताया ना कि जो IdL की जो दिशा होगी बिल्कुल रेडियली, अब देखिए बिल्कुल इस पे आप 90 डिग्री का कोण बना दीजिए इस तरह से, तो इस तरह से जाएगी इस पे। तो ये जो कोण है, बिल्कुल ये जो कोण है ये क्या कहलाएगा, थीटा, क्योंकि R जो सदिश है, पोजीशन वेक्टर जो P का है dl के सापेक्ष, और IdL के बीच बना कोण क्या है, या थीटा है। इस बात को ध्यान रखना भाई। चौथी चीज और थी इसमें कि चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो R, जो बिंदु P है ना, वो dl से कितनी दूरी पर है, R, तो उसकी जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिंदु P की dl से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अब देखिए ये जो 4 पॉइंट आपके लिए आए, अगर मैं इन चारों को एक साथ लिख दूं तो देखिए मैं बोर्ड साफ कर लेता हूं और फिर इन चारों को एक साथ लिखता हूं। तो देखिए जो 4 पॉइंट मैंने लिखे थे कि dB इज प्रोपोर्शनल टू I, अर्थात उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान धारावाही चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है,
जो अल्पांश है उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, साइन थीटा के समानुपाती होता है, और बिंदु P की जो दूरी है अल्पांश से, मध्य बिंदु DL का जो मध्य बिंदु है उससे बिंदु P की दूरी है जो R, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन चारों पॉइंटों को अगर मैं एक साथ लिखूं तो DB इज प्रोपोर्शनल टू I, देखिए I कैपिटल ही मैंने माना है तो I कैपिटल ही लिखेंगे, IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब आप जानते ही हैं कि समानुपातिक नियतांक मुझे लाना है और इसकी जगह बराबर का चिन्ह लगाना है। तो देखिए DB इज इक्वल टू K IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब यहां K समानुपातिक नियतांक है भाई, समानुपातिक नियतांक है जिसका मान प्रयुक्त मात्रक व माध्यम पर निर्भर करता है। अब आप कहेंगे कि ये माध्यम कहां से आ गया? भाई देखिए कि इस धारावाही अल्पांश DL और बिंदु P के मध्य अगर हवा है तो अलग चीज रहेगी, और कोई पदार्थ है चुंबकशील कोई और पदार्थ है तब इसका मान K का मान अलग रहेगा। और किस मात्रक को हम यूज कर रहे हैं, जैसे SI मात्रक की बात करें और DL और P के बीच, अर्थात जहां हम चुंबकीय क्षेत्र याद कर रहे हैं और धारावाही चालक के बीच अगर केवल हवा या निर्वात है तब हवा या निर्वात के लिए अगर हम SI मात्रक यूज कर रहे हैं, SI यूनिट्स में जो K होता है उसका मान होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है भाई। और अगर CGS यूनिट है, याद रखना भाई, अगर CGS प्रणाली आप यूज कर रहे हैं तो K का मान 1 लेंगे, और यहां जो मान होता है म्यू अपॉन 4 पाई और इसका मान लिखते हैं हम 10 की घात -7, या कहें कि म्यू नॉट जो होता है, यहां जो म्यू नॉट है निर्वात या हवा की चुंबकशीलता है भाई, निर्वात या हवा की चुंबकशीलता है। परमिएबिलिटी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसका जो मान होता है म्यू नॉट का वो होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। अब इसका मात्रक मैं भी आपको बता देता हूं। देखिए जो सूत्र है वो क्या कह रहा है कि dV बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। मुझे म्यू नॉट का, अब देखिए 4 पाई तो क्या है, जैसे K का मात्रक निकालें तो K का मात्रक निकालिए या म्यू नॉट का निकालिए, एक ही बात रहेगी, क्योंकि 4 पाई तो क्या है, मात्रकहीन राशि है। इसी तरह देखिए ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि साइन थीटा भी क्या है, मात्रकहीन राशि है। तो देखिए म्यू नॉट का जो मात्रक है वो निकालने के लिए मुझे म्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा भाई, देखिए DV इंटू R स्क्वायर। आप ये मत कहना कि 4 पाई क्यों नहीं लिखा, भाई 4 पाई की जरूरत कहाँ है, क्योंकि वो मात्रकहीन है, अपॉन IDL। इसी तरह मैंने साइन थीटा को नहीं लिखा। आप देखिए DV को किस में नापते हैं हम, DV अर्थात चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है वो क्या है, टेस्ला, इंटू R स्क्वायर अर्थात मीटर स्क्वायर बटे I अर्थात एम्पियर, और DL अर्थात लंबाई, अल्पांश भी क्या है लंबाई, और लंबाई के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, मीटर। तो क्या हो गया भाई, देखिए मीटर स्क्वायर से एक बार कट जाएगा भाई ये मीटर से, तो क्या रह जाएगा, टेस्ला इंटू मीटर प्रति एम्पियर, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। और दूसरा भी होता है, हमने आपको बताया था टेस्ला की स्थान पर देखिए एक मात्रक और मैंने बताया था आपको, तो देखिए वेबर प्रति मीटर स्क्वायर।
क्या बताया था, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। तो देखिए मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर यहीं कैंसिल आउट हो गया, बटे एम्पियर इंटू मीटर। तो क्या हो जाएगा भाई, दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा, वेबर प्रति एम्पियर इंटू मीटर, अर्थात कह सकते हैं हम वेबर मीटर इनवर्स और एम्पियर इनवर्स। तो ये दो मात्रक हो गए ना भाई। तो यहां आप लिख लीजिए इसको बराबर, ये जो मात्रक है इसको यहां लिख देता हूं, टेस्ला मीटर और एम्पियर इनवर्स, या कहें इसको वेबर, इसको दूसरा, या इसको मात्रक को ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेबर प्रति एम्पियर इंटू मीटर, या इससे भी लिख सकते हैं वेबर एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, आप चाहें जैसे इसको लिख सकते हैं। अब देखिए मैं फिर बोर्ड साफ कर रहा हूं। तो देखिए अब के का मान में रख सकता हूं, तो डीवी को कैसे लिख सकते हैं भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है, इसकी स्केलर फॉर्म है। और आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। अब सदिश राशि है तो इसकी कोई दिशा भी होगी। तो देखिए दिशा कहां होगी, ध्यान रखना। अब ये सदिश राशि है तो ये सदिश के नियमों का पालन भी करेगी। तो देखिए वेक्टर फॉर्म मैं आपको बताऊं उससे पहले आपको ये बता दूं कि ये दिशा कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए आप दो नियम प्रयोग करते हैं भाई। एक तो है राइट हैंड स्क्रू जो नियम है, और दूसरा है राइट हैंड पाम नियम या दाहिने हाथ का हथेली नियम, जो मुझे सबसे अच्छा लगता है। कैसे कि धारावाही चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में अपने अंगूठे को खींचे, दाहिने हाथ के अंगूठे को कहां रखें, धारावाही चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में, और उंगलियों को रखिए जिस बिंदु पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हथेली के लंबवत, तो हथेली इस तरह से है ना, तो हथेली के लंबवत बाहर की ओर क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो अब देखिए यहां जैसे बिंदु P पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करूंगा भाई, कि अंगूठा धारा की दिशा में, धारा इस तरह से जा रही है तो इस बिंदु पे भाई अंगूठा को धारा की दिशा में, और उंगलियां पॉइंट आउट करिए बिंदु P की तरफ। तो देखिए उंगलियां मैंने बिंदु P की तरफ रख ली। तो हथेली कहां है, इनटू द बोर्ड, लंबवत भाई हथेली कहां जा रही है, इस तरह से जा रही है, हथेली के लंबवत बाहर की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो कहां होगी, इनटू द बोर्ड, कहां होगी भाई, इनटू दी बोर्ड होगी, ठीक है, लंबवत अंदर की ओर होगी। अब तो इसको मैं लिख देता हूं, डीवी की जो दिशा है, दिशा डीएल या कहें आईडीएल, वह आर के तल के लंबवत होगी। इसका मतलब ये जो आपने सदिश गुणनफल पढ़ा था उसका पूरी तरह से फॉलो करती है, उस नियम का ये पूरी तरह से मतलब अनुसरण करती है। तो इसका मतलब ये दो सदिश राशि होंगी। तो अब मैं देखिए इसको सदिश रूप में लिखता हूं। तो देखिए डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। अभी तक ये सारी की सारी अदिश राशियां हैं। तो सदिश दिखाने के लिए मैंने क्या लगा दिया, एन कैप। तो एन कैप क्या है, डीवी की दिशा है जो कैसी है, इनटू द बोर्ड है। अब आप कहेंगे सर ये डीवी आया कहां से, इसकी सदिश दिशा किसकी। अब देखिए मैंने यहां लिखा है ना, आईडीएल और आर के तल के लंबवत होगी। सदिश नियम भी तो यही कहता है कि अगर जैसे ए क्रॉस बी, हम दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल निकालें और वो अगर सी के बराबर हो, सदिश सी के बराबर हो, तो सी का जो दिशा है वो क्या होगी, सदिश ए और सदिश बी के तल के लंबवत होगी। यही तो नियम है और वही बात यहां है। इसका मतलब ये एन कैप किसके लंबवत है, डीएल और आर के, अर्थात ये किसका क्रॉस प्रोडक्ट हुआ, डीएल और आर का। तो देखिए तो सीधी सी बात है, एन कैप कहां से आया होगा, इस तरह से आया होगा, डीएल क्रॉस आर। अगर मैं निकालता तो डीएल इंटू आर, ये क्या लिख दिया मैंने,
सदिश dl का मापांक, देखिए ध्यान रखना मैंने I को छोड़ दिया है यहाँ, ठीक है। dl में दिशा किसके कारण आई है, धारा के कारण, ठीक है। तो dl का मापांक, r का मापांक साइन थीटा एन कैप। भाई अगर एन कैप किसके कारण आया है, dl और r के कारण, ठीक है। तो अगर dl क्रॉस r वेक्टर मुझे निकालना होता, dl वेक्टर इंटू या क्रॉस r वेक्टर मुझे निकालना होता, तो मैग्नीट्यूड ऑफ dl वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर साइन थीटा एन कैप। तो यहां से एन कैप में निकाल सकता था। तो एन कैप क्या होती भाई, एन कैप क्या होती, dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन dl r साइन थीटा। देखिए यहां मैंने dl लिख दिया है क्योंकि वेक्टर का चिन्ह हटा दिया, तो ये मैग्नीट्यूड वाला जो चिन्ह है वो भी हटा दिया, तो dl r साइन थीटा लिख दिया है। तो देखिए इस मान को यहां रख दीजिए भाई। तो देखिए dv बराबर, अब मैं यहां लिख रहा हूं, आप ध्यान से समझने इसको, dv बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर एन कैप। एन कैप आ गया ना, और एन कैप के स्थान पर ये लिख रहा हूं। तो देखिए एन कैप के स्थान पर मैं लिख रहा हूं डी एल क्रॉस आर अपॉन डी एल आर साइन थीटा, यही है ना भाई, डी एल आर साइन थीटा। तो देखिए क्या कैंसिल आउट हो गया इसमें, dl से dl कैंसिल हो गया भाई, साइन थीटा से साइन थीटा, तो क्या बच गया, dv बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i, और क्या बच गया भाई, dl क्रॉस r वेक्टर अपॉन r स्क्वायर, और r यहां से बच गया r क्यू। ये समीकरण 2। और ये क्या है भाई, किसी धारावाही चालक के अल्पांश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सदिश रूप है। ये क्या है भाई, बायो सावार्ट नियम का वेक्टर फॉर्म है। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सावार्ट लॉ, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। अब मैं बोर्ड साफ कर लेता हूं और इसके विभिन्न रूपों को आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो देखिए बायो सावार्ट नियम का जो सदिश रूप है वो इस तरह से आया है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। अब देखिए इसको किस रूप में हम लिखेंगे, मैं धारा घनत्व के रूप में लिखता हूं इसको। तो देखिए बायो सावार्ट नियम धारा घनत्व के रूप में, अब आप जानते हैं भाई धारा घनत्व को किससे व्यक्त करते हैं हम, जे, और जे भी क्या है, एक वेक्टर राशि है, और जे बराबर क्या होता है, आई अपॉन ए। हम जानते हैं कि धारा में एरिया का भाग दे देते हैं, धारा घनत्व आ जाता है। अब देखिए इसमें आई डी एल को मुझे हटाना, ध्यान रखना किसी भी रूप में आप जब बायो सावार्ट नियम को लिखें तो आई डी एल को रिप्लेस कर दीजिए। तो देखो आई डी एल लाने के लिए मैं डी एल का ऊपर नीचे गुणा कर देता हूं। तो देखिए आई डी एल अपॉन ए डी एल। अब देखिए ए डी एल आप जानते हैं एरिया इंटू लंबाई, एरिया इंटू लंबाई क्या होता है, वॉल्यूम, आयतन। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, आई डी एल अपॉन डेल्टा वी। तो देखिए आई डी एल के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं, जे डेल्टा वी। तो ये क्या हो जाएगा भाई, जो बायो सावार्ट नियम है वो किस तरह से लिखा जा सकता है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल। आई डी एल के स्थान पर क्या लिख रहा हूं मैं, जे क्रॉस आर, ठीक है। आई डी एल के स्थान पर क्या आ जाएगा, जे और डेल्टा वी। तो डेल्टा वी अदिश राशि, इसको बाद में लिख दूंगा या पहले लिख दीजिए, ठीक है, अपॉन आर क्यू और डेल्टा वी। ध्यान दीजिए इसको, आई डी एल, आई डी एल के स्थान पर क्या लिख रहा हूं, जे, धारा घनत्व सदिश राशि है तो जे
क्रॉस आर, आइडियल के स्थान पर जे आ जाएगा तो जे क्रॉस आर, और डेल्टा वी बच गया, इसको यहां मैंने लिख दिया। ठीक है, यहां जे क्या है, जे इज करंट डेंसिटी, धारा घनत्व है भाई, एट एनी पॉइंट ऑफ करंट एलिमेंट, जो धारावाही अल्पांश है उसके किसी बिंदु पर धारा घनत्व का मान है जे। अब देखिए, इसी को मैं एक और रूप में लिख सकता हूं कि आवेश और वेग। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जो चुंबकीय क्षेत्र है धारावाही अल्पांश में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो क्या है, किसी आवेश की गति के कारण, जब आवेश स्थिर होता है, देखिए याद रखना, इसको आप भूलना नहीं है कि आवेश जब स्थिर होता है तो उसके चारों ओर केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता, आवेश जब स्थिर होता है तो उसके चारों ओर केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जब आवेश गतिशील होता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न होते हैं, ध्यान रखना। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, आवेश की गति के कारण, तो आवेश और उसके वेग के रूप में भी इसको लिख सकता हूं मैं। तो देखिए, बायो-सावर्ट नियम, बायो-सावर्ट नियम किसके रूप में भाई, आवेश तथा वेग के रूप में, आवेश एवं उसके वेग के रूप में। अब देखिए, कोई बात ध्यान रखनी है कि मुझे हटाना क्या है भाई, आईडीएल। ठीक है, तो मुझे आईडीएल हटाना है, तो देखो आईडीएल, तो आईडीएल को कैसे हटाऊंगा भाई मैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो देखिए, आईडीएल को हटाऊंगा तो आई की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, क्यू अपॉन डी टी, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है, धारा, और ये डीएल, तो इसको कैसे लिख सकता हूं, क्यू इंटू डीएल वेक्टर अपॉन डी टी। ठीक है, और डीएल अपॉन डी टी क्या होता है, वेग में परिवर्तन, सॉरी विस्थापन में परिवर्तन या दूरी में परिवर्तन, ये लंबाई में परिवर्तन है, और इसको क्या बोलते हैं, वी। तो इसको क्या लिख सकता हूं, क्यू वी, ये विभवांतर वाला वी नहीं है भाई, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, चलो ये वेग वाला वी है, तो कैसे लिखेंगे भाई, डी बी बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई क्यू इंटू वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। ठीक है, तो ये बायो-सावर्ट नियम किसके रूप में लिखा मैंने, आवेश और उसके वेग के रूप में। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि 1820, सन 1820 की जो साल थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुई, क्योंकि इस साल वो बताने में समर्थ हुए थे कि किसी धारावाही चालक के अल्पांश के कारण या किसी धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका मान कितना होता है, उसकी दिशा क्या होती है। ये बिल्कुल सूत्र उसी तरह था जैसे कूलाम ने बताया था कि किसी स्थिर बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है। तो देखिए, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताने का प्रयास करूं, एक तरफ तो मैं ले लेता हूं भाई, देखिए इधर ले लेता हूं बायो-सावर्ट नियम, इधर को बायो-सावर्ट लॉ, और इधर को कूलाम वाला नियम ले लेते हैं हम। ठीक है, तो बायो-सावर्ट ने क्या सूत्र दिया था कि किसी धारावाही चालक के अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई, या कैपिटल आई लिख देता हूं, चलो डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू, या जब इसको अदिश रूप में लिखते हैं तो डी बी बराबर होता है म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और कूलाम ने बताया था कि जो विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, उसका मान क्या होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए, अब इनकी तुलना कीजिए। बायो-सावर्ट ने क्या बताया
कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो किसके कारण होता है? धारावाही अल्पांश के कारण। अर्थात डीबी इज रेस्पॉन्सिबल किसके लिए? आईडीएल के लिए, आईडीएल के लिए। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है? आईडीएल के कारण। लेकिन विद्युत क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है? किसी बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश क्यू के कारण उत्पन्न होता है भाई। ये स्थिर होना चाहिए। अब एक चीज और मैं बताऊं कि चुंबकीय क्षेत्र की पता कैसे लगाते हैं भाई? चुंबकीय क्षेत्र में कोई दूसरा चुंबक लाने पर वो या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। विद्युत क्षेत्र का पता कैसे लगाते हैं? कि इसमें कोई दूसरा आवेश लाने पर वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है और उस बल का मान क्या होता है? Q नॉट E। अगर दूसरा आवेश या जिसको हम क्या बोलते हैं, उस आवेश को लाने पर, अर्थात परीक्षण आवेश को लाने पर वो एक बल का अनुभव करता है, उसका मान क्या होता है? Q0E। और दोनों ही ये सदिश राशि हैं। ये समानता हुई भाई, विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों ही कैसी हैं? सदिश राशि हैं। अब एक समानता और थी कि दोनों ही आर स्क्वायर पर निर्भर करते हैं, अर्थात लंबी दूरी के बल हैं। मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो धारावाही अल्पांश के कारण उत्पन्न होता है वो भी दूरी के हिसाब से घटता जाता है, लेकिन बहुत दूरी तक कार्य करता है, क्योंकि इसका मान शून्य नहीं होता है कभी भी। हाँ, मान बहुत तेजी से घटता है। इसी तरह अगर किसी बिंदु आवेश Q से हम दूरी के साथ बढ़ते चले जाएंगे तो E का मान कम होता जाएगा, लेकिन ये भी शून्य नहीं होता है। ठीक है भाई। दूसरी, अर्थात ये लंबी परास के बल हैं, दोनों ही कैसे? लंबी परास के बल हैं। और इन दोनों में जो सबसे बड़ी असमानता क्या थी कि देखिए बायो सावर्ट नियम में देखिए इसमें साइन थीटा आ रहा है और इसमें कहीं साइन थीटा या थीटा की जिक्र नहीं है। अर्थात विद्युत क्षेत्र का मान कोण पर निर्भर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र क्या होता है? आवेश के अनुदिश होता है, बिल्कुल। और यहां अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का मान तो 0 होता है, जैसा मैंने अभी बताया था। तो ये सबसे बड़ी असमानता थी। अब मैं इन सभी समानता और असमानताओं को डिटेल में आपको बताता हूं। अब बायो सावर्ट नियम तथा कूलाम नियम की हम तुलनात्मक अध्ययन को देखते हैं भाई। तो देखिए मैंने आपकी स्क्रीन के बाईं तरफ बायो सावर्ट नियम से संबंधित तथ्यों को लिखा है, जबकि दाईं तरफ कूलाम के जो नियम है उससे संबंधित तथ्यों को लिखा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बायो सावर्ट नियम में हम अध्ययन किसका करते हैं? किसी धारावाही खंड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का, जबकि कूलाम के नियम में अध्ययन किसका करते हैं? कि किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का। तो देखिए धाराखंड आईडीएल तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि बिंदु आवेश विद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न करता है। पहला पॉइंट क्लियर। नंबर 2 पर आइए भाई कि उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है धाराखंड आईडीएल के समानुपाती तथा धाराखंड से बिंदु पी की दूरी के वर्ग के व्यतिक्रमानुपाती होता है। इज प्रोपोर्शनल टू क्यू और ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दोनों ही लंबी परास वाले बल हैं भाई, चाहे कूलाम का नियम लीजिए चाहे बायो सावर्ट का नियम लीजिए, दोनों ही लंबी परास वाले। अब आप जो कहेंगे सर लंबी परास वाला, अरे भाई दोनों ही किस पर निर्भर कर रहे हैं? आर पर निर्भर कर रहे हैं, दूरी पर। तो दूरी का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इनका मान कम होता जाएगा दोनों ही का, लेकिन ये समाप्त तो नहीं होंगे। अर्थात ना तो डीबी का मान 0 होगा ना ई का मान 0 होगा। तो ध्यान रखना, इसलिए कहते हैं ये दोनों ही कैसे हैं? लंबी रेस के घोड़े, लंबी परास वाले। आप आर का मान कितना ही बढ़ाइए, दोनों में कम तो जरूर होंगे मान, लेकिन 0 नहीं होंगे। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं कि दोनों ही कैसे हैं? लंबी परास वाले बल हैं। ठीक है। अगला कि अध्यारोपण का सिद्धांत दोनों में ही लागू होता है, दोनों में समानता है कि भाई माना कई चुंबकीय क्षेत्रों तो वो सब जुड़ जाते हैं, B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3 सबका सदिश योग हो जाता है। इसी तरह अगर कई विद्युत क्षेत्रों तो E बराबर हम मैं कैसे लिख सकता हूं? E1 प्लस E2 प्लस E3 सदिश चिन्ह लगा दीजिए, डॉट डॉट डॉट। ठीक है भाई। अब इनमें कुछ असमानताएं भी होती हैं, उन असमानताओं को हम एक सरसरी दृष्टि से देख लेते हैं। पहला क्या है कि धाराखंड आइडियल सदिश है जिसकी दिशा धारा की दिशा में होती है। यही तो पढ़ा था ना, जैसे ये कोई धारावाही चालक है, इसका मैंने धाराखंड लिया था डीएल, तो आईडीएल सदिश राशि होती है क्योंकि जिस दिशा में आई प्रवाहित हो रही है वही आईडीएल की दिशा होती है। लेकिन हम जानते हैं बिंदु या बिंदु आवेश कहें
कैसा होता है आवेश? सदिश राशि होती है? नहीं होती भाई, ये कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। तो जहां आइडियल सदिश राशि है, आवेश या बिंदु आवेश कहें, वो कैसी है? अदिश राशि है। तो ध्यान रहे ना। दूसरी बात, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डीवी बिंदु पी तथा आईडीएल के मध्य कोण पर निर्भर करता है। अभी लिखा था मैंने डीवी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, लेकिन क्या कहीं कोई थीटा का जिक्र होता है विद्युत क्षेत्र में? नहीं होता है। इसलिए उत्पन्न विद्युत क्षेत्र किसी कोण पर निर्भर नहीं करता। अगला बिंदु जो बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धाराखंड आईडीएल तथा बिंदु पी के लंबवत होती है। मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वो बिंदु P और आइडियल दोनों के तल के लंबवत होती है, ठीक है। लेकिन उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र होता है कूलाम के नियम में, वो क्या होता है भाई कि जैसे ये कोई आवेश है भाई, ठीक है, और इससे P दूरी पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो ध्यान रखना भाई, जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो आवेश और विद्युत क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही होता है, ठीक है भाई। तो यही बात मैंने यहां लिखी है कि उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा बिंदु आवेश तथा पी को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1 है भाई, यदि बिंदु P धारा प्रवाह की दिशा में हो। तो देखिए यहां मैंने जो बिंदु P लिया था वो डीएल के मध्य बिंदु O से थीटा कोण बनाते हुए लिया था। अब जैसे धारा प्रवाह इस दिशा में हो रहा है और जैसे चलो मैं इसको इतना मान लेता हूं, ये बिंदु अगर A होता और बिंदु यहां होता P इस दिशा में, तो अब देखिए O से P के बीच का जो कोण था वो क्या था? 0 बनेगा। तो इस स्थिति में क्या होगा भाई, जो सूत्र था ना हमारा कि DB बराबर क्या था? स्थिरांक है उसको लिखना और जरूरी है, μ0/4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें थीटा बराबर अगर क्या रखेंगे हम 0 या थीटा बराबर क्या रखें 180, तो दोनों ही कंडीशन में साइन 0 और साइन 180 का मान क्या होता है? 0 होता है। तब डीबी का मान इस कंडीशन में क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब यदि जो बिंदु P है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय प्रेरण का मान ज्ञात करना है, वो धारा की दिशा में हो या धारा के विपरीत दिशा में हो, तो दोनों ही परिस्थितियों में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या रहेगा? 0 रहेगा। अगली कंडीशन क्या है? यदि बिंदु P धारा प्रवाह के लंबवत हो, अर्थात ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर हो, तो हम जानते हैं साइन 90 का मान क्या होगा? 1 जो अधिकतम होता है। तो उस स्थिति में जो डीबी का मान होगा वो मैक्सिमम होगा भाई, और डीवी जो मैक्सिमम क्या होगी भाई? μ0/4 पाई आईडीएल अपॉन आर स्क्वायर, जो अधिकतम होता है। फिर इसको बहुत अच्छी तरह से याद रखना भाई, जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा आईडीएल, जिसको क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट, धारावाही खंड, तथा पोजीशन वेक्टर आर, ये आर क्या है? पोजीशन वेक्टर है पी बिंदु का, दोनों के लंबवत होती है भाई, ध्यान रखना। तो डीवी की दिशा आईडीएल तथा आर दोनों के लंबवत होती है। अगला पॉइंट क्या है? वायो सावर्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली टू वेरी स्मॉल लेंथ ऑफ कंडक्टर्स कैरिंग कंडक्टर कैरिंग करंट, अर्थात वायो सावर्ट का जो नियम है बहुत छोटे धारावाही अल्पांशों के लिए ही एप्लीकेबल है, अर्थात उसमें ही इसको लगाया जा सकता है, और इनको प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अगला क्या है? मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज रिफ्लेक्ट द पाथ ऑफ चार्ज। आपको जानते हैं अगर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा किसी आवेशित कण पर तभी उसका पथ परिवर्तित होगा और अन्य कंडीशन में नहीं होगा।